देव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने जो हूँ रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर आई हूँ, जिनके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। तो इनका जो है सबसे पहले जो है ये बताया गया है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो था 1861 और मृत्यु जो थी 1941 को हुई थी। 1861 में जो है इनका जन्म जो था जोरासांको में हुआ था। ठीक है, तो अब आगे इनके बारे में डिटेल्स है जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। आशा आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो था 7 मई कब हुआ था? 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको में हुआ था। जोरासांको के ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? देवेंद्र नाथ टैगोर। और इनकी माताजी का जो नाम था वो था शारदा देवी। क्या था? शारदा देवी। यह परिवार पश्चिम सभ्यता एवं विचारों, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश उच्च अधिकारी आदि से निरंतर संपर्क में रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ, यानी इनके दादा कौन थे? द्वारकानाथ ठाकुर प्रगतिशील विचारों के थे। सर विलियम्स जोन्स जो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 को स्थापित की स्थापना की में बड़ी मदद की थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1784 में हुई। जिनके द्वारा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया 1961 तथा इंडियन म्यूजियम कोलकाता 1814 का आरंभ किया गया। वस्तुतः पुनर्जागरण काल के दौरान विशेषकर 20वीं सदी के आरंभ में ही प्रखर राष्ट्रीय चेतना से जुड़े और बुद्धिजीवी, साहित्यकार, समर्पित कलाकार, सहज पत्रकार, संस्कृत कर्मी और राजनीतिज्ञों में अधिकांश किसी न किसी रूप से जोरासांको स्थित उस ठाकुरबाड़ी से गहरे से जुड़े थे जहां रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ठीक है, यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि सभी बुद्धिजीवी, चाहे साहित्यकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, संस्कृत कर्मी हो, तो वे सब किसी न किसी रूप में जो है जोरासांको के ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए थे। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई कौन थे? ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर, जो पेंसिल से व्यक्ति या शैव चित्र बनाने में माहिर थे। ठीक है, दूसरे थे गिरीन्द्रनाथ। दूसरे भाई कौन से थे? गिरीन्द्रनाथ। और थे गुणेंद्रनाथ के जो थे वो 3 पुत्र थे। यानी कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। गगेंद्रनाथ, समरेंद्रनाथ, अविंद्रनाथ। यानी अविंद्रनाथ जो थे इनके भाई के बेटे हो गए। यानी ये क्या हुए? इनके भतीजे, और ये इनके जो थे भतीजे हो गए। और उनकी तथा पुत्रियां विनयनी और सुनैनी थे। यानी 2 पुत्री थी, विनयनी और सुनैनी। सभी चित्र संरचना में दक्ष थे। ये जिनका तो नाम आप सब जानते हैं, गगेंद्रनाथ और रविन्द्रनाथ को भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये सब के सब जो था, यानी पूरा घराना ही ये मान लो कि कला से परिपूर्ण था। यानी इनके जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर भी बाद में आ गए थे, और ये तो वैसे भी विशेष प्रतिभा के धनी थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही अभी इससे किससे मतलब चित्रकला से जो है उनका भी बहुत ज़्यादा रुचि होने लगी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कृति जीवन स्मृति जो किस में लिख ली थी? बंगला भाषा में 1916 में लिखा है कि बचपन में रात्रि के समय सोने से पूर्व प्रार्थना के बाद उनकी दृष्टि प्राय दीवारों पर चली जाती थी, जिनके पलस्तर इधर उधर से उखड़े हुए थे। हल्की रोशनी में उन्होंने स्याह और सफ़ेद धब्बे दिख पड़ते थे, और उसमें झांकते ही कई अजीबोगरीब बिंबों की कल्पना करता मैं सो जाता था। यानी जब वो बचपन में थे तो छोटे थे, जैसे दीवार का प्लस्तर उखड़ा हुआ होता है, तो जैसे हल्की रोशनी में देखते हैं तो उन्हें कभी कुछ दिखाई दे जाता था मन के रूप से, कभी कुछ। वैसे जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविताएं लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं। क्या लिखी है? कविताएं भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं। ठीक है,
और ये बहुत बड़े जो है गीतांजलि पे इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ तक मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कलकत्ता के सेंट, कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। उनके पिता देवेंद्रनाथ चाहते थे कि रविन्द्रनाथ बड़े होकर बैरिस्टर बने, इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए 1878 में लंदन भेज दिया। यानी उनके जो पिता थे देवेंद्रनाथ जी, रविन्द्र ठाकुर के, वो ये चाहते थे कि मेरा बेटा जो है पढ़ लिख के जो है वकील बन जाए। परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर का कवि मन तो शुरू से ही साहित्य में रमता था, लेकिन उन्हें जो था बचपन से ही रविन्द्रनाथ टैगोर को जो था साहित्य में जो है विशेष रुचि थी, कवि में, साहित्य में, यानी कविताएं और नाटक लिखने में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। कुछ समय तक लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून की पढ़ाई करते रहे, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए। यानी उनका मन किस में था, चित्रकारी में। ज़बरदस्ती भेज तो दिया अपना मतलब पिताजी ने। मोरल ऑफ द स्टोरी से सुन लो, जैसे भी कि जैसे आप भी बच्चे को भेज देते हैं, लेकिन बच्चों का जब मन नहीं लगता तो वे वापस लौट आते, तो उसी तरह से इनका मन उसमें था नहीं, ज़बरदस्ती पिताजी ने डांट झपट कर भेज दिया था, तो इनका जो मन उसमें था तो ये अपना फिर जो है वापस आगे बिना डिग्री लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रीय गान बनी। यानी उन इतने इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे कि इनकी जो दो रचनाएं हैं वो दो देशों का राष्ट्रीय गान बनी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, ठीक है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, यानी ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और ये जो है जन गण मन ये भारत का है। गुरु रविंद्रनाथ को उनकी विश्व प्रसिद्धि रचना गीतांजलि में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी उनकी जो रचना थी उसे जो है, ये क्वेश्चन सभी पूछे जा सकते हैं कि जनगण मन किसने लिखा, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा, ये कहाँ का राष्ट्रीय गीत है, गीतांजलि पर जो है उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला या कब मिला, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करते चलना है। तो 1913 में जो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले वे प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी थे। यानी ऐसा नहीं था कि वे भारत के ही प्रथम थे, बल्कि एशिया में ही पहली बार किसी को नोबेल प्राइज मिला था। 1915 में उन्हें सम्राट जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित कर दिया, और 15 में जो था 1915 में जो है उन्हें नाइटहुड की भी उपाधि मिल गई। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। आगे चलते हैं। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में ब्रह्मचार्य आश्रम नाम से एक छोटा सा शिक्षण संस्थान प्रारंभ कर दिया। आगे चलकर पाठ भवन के नाम से जाना जाने लगा। यानी ब्रह्मचार्य आश्रम के नाम से छोटा सा शिक्षण संस्थान खोला था और जो बाद में पाठ भवन के नाम से जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, जो यंग बच्चे जो थे, यंग विद्यार्थी जो थे, जवान विद्यार्थी जो थे, उन्हें जो है शिक्षा ग्रहण कराना था। कोलकाता से लगभग 152 किलोमीटर दूर उत्तर में वीरभूमि जिले में बोलपुर में स्थित शांति निकेतन, यानी इन्होंने कहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की या कब हुई, कहाँ पर है, तो ये है वीरभूमि जिले में बोलपुर में स्थित शांति निकेतन। शांति का निवास की स्थापना रविन्द्रनाथ के पिता देवेंद्र टैगोर ने 1863 ईस्वी में 20 एकड़ जमीन पर किया था। यानी शुरुआत उन्हीं की थी, लेकिन विशेष जो नाम जो लिया जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर का ही माना जाएगा। अपनी अपनी बुक है, अपना अपना है, राइटर है। फिर है 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ विश्व प्रसिद्ध कला भवन, कहाँ पर, यानी 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व प्रसिद्ध कला भवन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना की। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट मूवमेंट के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस जो थे 1923 में, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के जो शिष्य नंदलाल बोस थे जिन्होंने नव बंगाल शैली की स्थापना की थी, ने 1923 में कला भवन के पहले स्थायी प्राचार्य बने, यानी उसके पहले प्रिंसिपल बन गए। कला भवन के 3 स्तंभ कलाकार थे। कौन कौन थे? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैच। यानी ये 3 जो थे ये मेन थे। जैसे कलकत्ता स्कूल में पढ़ने वाले थे ये नंदलाल बोस हो गए, रविन्द्रनाथ
क्या बोलते हैं आपके असित कुमार हल्दर हो गए, क्षितिजनाथ मजूमदार हो गए, शैलेंद्रनाथ डे हो गए। उसी तरह से ये जो शांति निकेतन के 3 लोग मेन थे, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैच और नंदलाल बोस। बाद में कला भवन के प्राचार्य के रूप में दिनकर कौशिक, किसको, दिनकर जो कौशिक ने इसे समकालीन कला प्रथाओं से जोड़ने का काम किया। उन्होंने सरबरी राय चौधरी, किसने, दिनकर कौशिक ने जो था इसे जो समकालीन यानी प्रेजेंट की कलाओं से जोड़ने का काम किया। उन्होंने सरबरी राय चौधरी जो क्या है, मूर्तिकार है। अजीत चक्रवर्ती ये भी मूर्तिकार है। सोमनाथ और ग्राफिक कलाकार। जोगन चौधरी जो भी ये भी चित्रकार है। सनतकर ये भी चित्रकार है। और लालू प्रसाद शाह चित्रकार को कला भवन के शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु आमंत्रित किया। किस किस ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की या किस किस ने अपनी सेवाएं दी यहाँ पर, मतलब शिक्षण कार्य किया? तो सरबरी राय चौधरी, अजीत चक्रवर्ती, सोमनाथ और जोगेन चौधरी, सनतकर और लालू प्रसाद शाह जो थे, इन्होंने जो है कला भवन में शिक्षक के रूप में कार्य किया। 1922 से 1924 के मध्य कला भवन में ऑस्ट्रियाई कला इतिहासकार स्टेला कैम्ब्रिज ने शिक्षण कार्य किया। यानी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेला कैम्ब्रिज जो थी उन्होंने कहाँ पर की जो है शिक्षण कार्य किया? तो उन्होंने भी शांति निकेतन में शिक्षण कार्य किया था। उन्हें देशी को उत्तम एवं पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मिलित किया गया। प्रसिद्ध चित्रकार एवं पद्म भूषण विजेता ए रामचंद्रन भी कला भवन के छात्र थे। यानी ए रामचंद्रन जो थे वो भी कला भवन के साथ रहे। इंटीरियर 17 में प्रशिक्षित प्रसिद्ध प्रिंट मेकर, यानी जिन्होंने जो इंटीरियर 17 की स्थापना की थी, किसने की थी? कृष्णा रेड्डी ने। तो वो भी जो है कला भवन में अध्ययन किया था। उन्होंने भी किसमें पढ़े हुए थे? वे कला भवन में पढ़े हुए थे, शांति निकेतन में। सन 1947 में एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार आर शिव कुमार ने एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनी लगाई शांति निकेतन में, द मेकिंग ऑफ ए कॉन्टेम्पोरेरी मॉडर्निज्म शीर्षक से। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में क्यूरेटर किया था, यानी क्यूरेटर जो है नियुक्त किया था। सन 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोरा सांको के ठाकुरबाड़ी में विचित्रा क्लब की स्थापना की। यानी 2015 में किसकी कर दी? विचित्र क्लब की स्थापना कर दी। कुछ दिनों बाद ही विचित्र क्लब साहित्यकारों, कलाकारों एवं रंगकर्मियों का विशेष अड्डा बन गया। फिर है शांति निकेतन शिक्षण संस्थान की स्थापना से संतुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि एक ऐसा शिक्षण केंद्र की स्थापना की जो जहां पूर्व और पश्चिम को मिलाया जा सके। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 22 दिसंबर 1921 को शांति निकेतन में यत्र विश्वम भवतेंड्यम, सारा विश्व एक घर है के नए आदर्श के साथ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। यानी 1921 में क्या कर दी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो थी उन्होंने स्थापना कर दी। यह भारत के केंद्रीय विद्यालयों में से एक है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उनमें से ये एक है। युवावस्था में अपने लंदन प्रवास काल एवं विदेश भ्रमण के दौरान विभिन्न देशों की कला गैलरियों में चित्र एवं मूर्ति प्रदर्शनी देखकर युवा रविंद्रनाथ के मन में कलाकृतियों के प्रति न केवल रुचि बल्कि बहुत जागृत हुआ, बल्कि कालांतर में वह पुरस्कृत भी हुआ। वह वर्ष 1912 ईस्वी में अपनी तीसरी विदेश यात्रा और ब्रिटेन प्रवास के दौरान रविन्द्रनाथ ने वहां से विशिष्ट साहित्यकारों और कलाकारों से संपर्क हुआ और उसने उनमें से कई बाद में शांति निकेतन भी आए और जो कुछ जो थे वो इनके साथ जो शांति निकेतन भी आ गए। इसी तरह 1913 ईस्वी के आरंभ में शिकागो की यात्रा के दौरान झा ने विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आख्यानों एवं साहित्यों
गोष्ठियों का श्रोताओं का संबंधित श्रोताओं और संबोधित किया गया था। वहीं से वे अरमरी शो में लगी प्रदर्शनी भी देखने गए थे। कौन सी प्रदर्शनी? अरमरी शो में 300 कलाकारों की 1300 कृतियां प्रदर्शित की गई थी। यानी इसमें कितने थे? 300 कलाकारों की जो थी 1300 कलाकृतियां जो है प्रस्तुत की गई थी। अरमरी शो आधुनिक कला की बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का ही एक चित्र है, नृत्यरत महिला, जो इन्होंने कागज पर स्याही से बनाया है। और ये कहाँ है? वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो 17 फरवरी से 1913 से 15 मार्च 1913 के मध्य 79वीं अरमरी रेजेंट स्थल न्यूयॉर्क में वाल्ट कुहन, वाल्टर पैच तथा आल्टर बी डेविस द्वारा किया गया था। यानी इसका जो वहाँ पर जो आयोजन था इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो थे ये बहुत सारे वहाँ देलाक्रा, मार्सेल, फ्रांसीसी गोया और रॉबर्ट हेनरी, यहाँ से बता देते हैं। वहाँ रविंद्रनाथ को रॉबर्ट इंग्लसोर इंस्ट्रक्शन से लेबर, मैरी मोरिस बेकर, जोसेफ बर्नार्ड, कॉन्स्टेंटिन ब्रांकुसी, जॉर्ज ब्राक, मेरी कैसेट, पाल सेजान, कैमिली कोरट, गुस्ताव कुर्वे, एडगर देगा, यूजीन देलाक्रा, मार्सेल दूसा, पाल गोगिन, विसेंट वान गो, फ्रांसीसी गोया, हर्बर्ट हेनरी, कंडिस्की, पिकाबिया, पिकासो आदि जो है बहुत महान कलाकार जो थे वो पश्चिम के, उन सभी को इनको देखने का अवसर मिला था। इसी से इनमें जो है ज़्यादा चित्रकला करने की भावना जो जागी थी। 1920 में स्टेला कैम्ब्रिज का कला और विविधतापूर्ण आख्यान सुनकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें शांति निकेतन में आमंत्रित किया। इसके साथ आमंत्रण पर स्टेला कैम्ब्रिज 1922 में शांति निकेतन आ गई। उन्होंने पश्चिम कला की विभिन्न शैलियों तथा गोथिक, दादावाद, आवर्तगार्ड इत्यादि अग्रिम कला आंदोलन का विस्तार से चर्चा की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 से 1919 के बीच 7 अलग अलग विदेशी यात्राओं में लगभग 6 वर्ष व्यतीत की। यानी अलग अलग वे जो थे कभी कहीं पर जाते थे, कभी कहीं पर, और इन्होंने जो देखी थी ये इनको जो है इनका बहुत प्रभाव। इसी तरह से जो था इनका यथार्थवादी, खास करके पाल किली के कार्य को देखकर कहीं ना कहीं उन्हें जो था ड्यूडस जो था सादृश्य आकृतियों की सक्षमता की ही नहीं समक्षता का भी एक एहसास जो था उनको हो गया था। वर्ष 1928 में करीब वृद्धावस्था, यानी जब वो बूढ़े हो गए थे, और कब की 1928 में, लगभग जब वे कितने के वर्ष के थे? 67 ईयर के थे, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी पहले सब काम करे, फिर उन्होंने जो है अपना चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। चित्र बनाने की प्रेरणा पीछे कहा जाता है कि बंगाल यात्रा के दौरान वे अपने कलाकार शिष्य एवं सुहृदय मुकुल डे जो थे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता के नवनियुक्त जो है प्राचार्य भी थे, उनसे मिले। फिर उसके बाद जो है उनका जो मन जो था किसमें? कला में लगने लगा। और फिर वे इसी बीच उद्दीप्त का श्रेय महिला मित्र अर्जेंटीना की प्रसिद्ध लेखिका विक्टोरिया आकम्पो, यानी जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर इस नोए से विजया नाम से पुकारते थे। यानी विक्टोरिया की जो थी ओकम्पो, उन्हें जो विजया से पुकारते थे, कि कहते हैं कि इनसे भी बहुत ज़्यादा जो है इन्हें प्रेरणा मिली। फिर जो है इन्होंने जो है चित्र बनाना जो था शुरू कर दिया। जाने अनजाने में काट कूट होती चली जाती थी। कभी कभी कोतवाल पूर्ण हो जाती थी रेखाओं के साथ। वह जो कभी इधर से बना ली, कभी कैसी बना ली, कभी छांट ली, कभी, तो इनका जो है इस तरह से जो है कार्य लगातार इनका जो था चलता रहा। यानी कुछ ना कुछ ये जो है चित्र बनाते रहे। ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे, लेकिन फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले एक रंग का, बाद में 2 रंग का, फिर 3 या एकाधिक रंगों का प्रयोग किया। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं सुखाए के लिए चित्रों का निर्माण करते थे। यानी उनका उद्देश्य यह था कि जिससे खुद को सुख मिले, इसलिए वे चित्रों का निर्माण करते थे।
उन पे ना तो किसी शैली का बंधन था, वे फ्री रूप से जो है कार्य करते थे। कैनवास का सहारा उन्होंने कभी नहीं लिया। तेल रंग जल्दी नहीं सूखते थे और इसलिए उन्होंने तेल रंग में भी कम स्याही की। उन्होंने रोशनाई यानी स्याही से बने चित्रों में एक स्वच्छंदता दिखती थी, यानी उनमें जो उन्हें आज़ादी सी महसूस होती थी। किससे बने हुए चित्रों में जो है स्याही से बने हुए थे। इसी तहत कूची, कपड़ा, रुई के फोहो, यहाँ तक कि उंगलियों का भी बखूबी इस्तेमाल किया है किसमें, उन्होंने अपने चित्र बनाने में। 1928 से 41 में के मध्य जीवन के अंतिम 13वें वर्ष में उन्होंने पेंसिल, चारकोल, क्रेयॉन, स्याही, जल रंग, टेम्परा, पेस्टल, ड्राई पॉइंट, एचिंग, रंगीन पेंसिल, फाउंटेन पेन, प्राकृतिक रंग आदि के प्रयोग से लगभग 2500 चित्रों की रचना उन्होंने कर डाली। कितने चित्र बनाए हैं? 2500 चित्र उन्होंने जो थे बना डाले। प्रतिकृतियाँ सही जो बोलते हैं जिसे पोर्ट्रेट, भूदृश्य, लैंडस्केप, स्थिर चित्रण, स्टिल लाइफ, मानवाकृति तथा विचित्र विरूप चित्र आदि सभी सम्मिलित हैं इसमें जो उन्होंने बनाए थे। इसके स्टेला कैम्ब्रिज जिन्होंने लंदन में स्थित इंडियन सोसाइटी 20 मई 1938 को रविन्द्रनाथ के 100 चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की थी। यानी कब हुई थी इनके चित्रों की प्रदर्शनी? 1938 में। और कितने चित्र थे? 100। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि नंदलाल बोस ने कहा था कि रविन्द्रनाथ ने काट कूट कर बनने वाले चित्र बच्चों को बहलाने वाली लोरी के समान है। यानी उनके चित्र जो है बच्चों की तरह से उन्होंने बता दिए थे। 1977 के.जी. सुब्रमण्यम में 1977 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जो थे उनके जो है आलोकन को मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने जो है उसके बारे में जो है बहुत सारी जो शास्त्रियों ने जो पूर्वाग्रह के बताए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने चित्रों के बारे में लिखते हैं कि वे वान गो के पात्रों के बजाय पॉल क्ली के नोटबुक से ज़्यादा करीब होते हैं, कि ज़्यादा करीब हैं। किसके? पॉल क्ली के चित्रों से। वान गो के बजाय किसके? पॉल क्ली से। 1921वीं शताब्दी के प्रख्यात चित्रकार 2014 में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले जोगन चौधरी की यह धारणा है कि, यानी ये किसने कहा है? ये जोगन चौधरी ने कहा था। किसके बारे में? रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा था। 2 मई 1930 को रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी जो थी वो पेरिस में लगी थी, गैलरी पिंगाले में जो इनकी लगी थी। और इसमें 125 चित्र प्रदर्शित हुए थे। इस दौरान विक्टोरिया आकम्पो के साथ आंद्रे कारप्लेस तथा कांतेस द अनाउलिस भी वहाँ पर उपस्थित थे जब इनकी चित्र प्रदर्शनी लगी थी पेरिस में। कब लगी थी? 1930 में। मई 1930 को पेरिस चित्र प्रदर्शनी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी तिथिवार विभिन्न स्थानों पर लगने लगी थी। इंडियन एशियाटिक इंडिया सोसाइटी एंड ब्रिटिश इंडियन रूम्स, लंदन, बर्मिंघम आर्ट गैलरी लंदन, बर्लिन, स्टेट आर्ट गैलरी ड्रेस्टन, साल्टन पिक्चर गैलरी डेनमार्क, स्टेट म्यूजियम वेस्टर्न आर्ट मॉस्को, मेलर्स डाल रिचर्ड्स म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन, द 50 स्टीस गैलरीज न्यूयॉर्क, द न्यूमैन गैलरीज फिलाडेल्फिया इत्यादि जो है स्थानों पर जो थी इनकी प्रदर्शनी लगने लगी थी। 22 जुलाई 1930 के अंक में रविन्द्रनाथ चित्रों की तुलना एमिल नोल्डे के संग की गई थी। यानी कि इनके चित्रों की तुलना किसके संग की थी? एमिल नोल्डे के संग। हाइमे टाग की तुलना इनके से जो इनकी तुलना की गई थी।
और इनकी जो कला में जो था ये किसका अभिव्यंजनावाद और अति यथार्थवाद तथा अमूर्तवाद का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। किसकी? इनकी कला। अजंता के भित्ति चित्रों से लेकर भारतीय लघु चित्रों की लयात्मकता से इनमें गजब का मेल था। यानी इन सब में ये चीज़ देखने को मिलती है। अजंता और भित्ति चित्रों की जो लघु चित्रकारी थी, सौंदर्य वियोग करना विषाद इनका कम योग नहीं था। और इन ये जो भाव हैं इनका भी कोई कम योग नहीं था। इनका जो है प्रमुख विषय जो था वो स्त्री थी। स्त्री के प्रति आकर्षण उनके कला की एक विशेषता थी। सौंदर्य और श्रृंगार के विभिन्न भावों का अंकन कर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसी स्त्रियों की सृष्टि की जो सहज ही हमें आकर्षित कर लेती हैं। शील, सौंदर्य, करुणा की छवि हो या घनी बिखरी हुई केस राशियों के बीच प्रचंड स्त्री छवि हो। रविन्द्रनाथ टैगोर की स्त्रियां अनेक रूप से विन्यास होकर उनकी पारंपरिक रूढ़ियों के से बाहर आती थी। यानी ऐसी थी जो सुंदर स्त्रियां थी, यानी बाल बिखरे हुए किसी के किस तरह के ऐसा का उन चित्रण जो था उन्होंने किया था। रविन्द्रनाथ के चेहरे, खासकर स्त्रियों के चेहरे हों, चाहे लैंडस्केप हो, चाहे इंस्टॉलेशन हो, प्रेक्षण कर हो, सभी में झांकते रहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर या यामिनी राय से भले ही कोई संवाद न महसूस करे, लेकिन रविन्द्रनाथ उसे समकालीन नजर आएंगे। आज के कलाकारों में गोगी सरोज पाल के रचे चेहरे हों या परमजीत सिंह के लैंडस्केप, रविन्द्रनाथ के सच्चे अर्थों में रचनात्मक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। यानी इनसे भी जो थे, इनके चेहरे जो बनाए थे, इनके लैंडस्केप से, इनके चित्र से, गोगी सरोज पाल से और परमजीत सिंह से, इनसे भी जो थे वो मेल खाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्य संग्रह विचित्र जो था ये भी जो बहुत इसमें प्रयोग किया गया था। उन्होंने 1932 में जो था के दौरान जो है कुल 31 कविताओं के शीर्षक के साथ उन्होंने स्वयं के 7 चित्रों के अलावा गंगेंद्र नाथ के 8 चित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर के 1 चित्र, नंदलाल बोस के 3, रणेंद्र नाथ चक्रवर्ती के 4, सुरेंद्र नाथ के 4 चित्र, सुनैना देवी, शशिकांत राय चौधरी, छितिन नाथ मजूमदार, प्रतिमा देवी, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो लड़के की जो बहू थी गौरी बसु, नंदलाल की सपुत्री और मनीषी डे के 1-1 चित्र संयोजित किए थे। कितने चित्र किए थे? 1-1 चित्र संयोजित किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1909 में गीतांजलि की पांडुलिपि में पेन और इंक से रेखांकन किया था। यह इसी तरह पूर्वी, मधु, पद्ध्वनि, शीत, शेष, वसंत, वैतरणी, प्रभाविनी, चंचल, तृतीया, अपराजिता, बता, स्वप्न, समुद्र, झड़, रवैया आदि काव्य के साथ विचित्र कर सभी को हैरानी में इन्होंने जो है डाल दिया था। अब इनके कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर ने अधिक तक जो चित्र बनाए हैं शीर्षकहीन है लेकिन जिन कृतियों को भारत आधुनिक कला में उन्नयन के में सहायक माना जाता है, जो विशेष रूप से ख्याति प्राप्त है, उनमें है माँ शिशु का चित्र इन्होंने बनाया था कागज पर इंक से, आत्मचित्र पेन और स्याही से जो बनाए थे इन्होंने, आत्मचित्र कागज पर जल रंग से, रक्त करबी ये पांडुलिपि पर रेखा और रंग से बनाया था, एकांकीपन कागज पर स्याही से बनाया था, शीर्षकहीन कागज पर स्याही और पोस्टर रंग से, अवसान होलो रात्रि जो कागज पर रंगीन इंक तेल एवं जल रंग से जो बनाया था इन्होंने 1932 में, जो कहाँ संग्रहित है? बगदाद में है। स्वप्न की पंखुड़ियाँ ये बनाया था इन्होंने कागज पर इंक से, ये इम्पोर्टेंट है। इनका चित्र फूल पेन इंक से, दार्जिलिंग अरण्यविथि कागज पर बनाया था इन्होंने, पीला आकाश कठफोड़वा ये भी इनका जो है एक इम्पोर्टेंट चित्र है। कठफोड़वा जो था ये पेन और इंक से बनाया था। जलहंस पोस्टर कलर से बनाया था। श्यामला ये कागज पर इंक से बनाया था। 3 मछलियाँ कदम्बनी देवी, स्त्री देहा करती, स्त्री मुखा करती कागज से स्याही पे, ये कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। स्त्री मुखा करती, स्त्री भंगिमा ये भी कागज से बनाया था इन्होंने। अपराधी मुद्रा में व्यक्ति वाटर प्रूफ इंक से,
के साथ जो है इन्होंने 12 आकृतियाँ, रजनीगंधा, कलश थामे स्त्री, विचित्र जंतु, इन्हें जो थे बहुत सारे जो ये कूदता हुआ हिरन, पक्षी, मशीन मैन, ये इनके इम्पोर्टेंट चित्र हैं। इनको जो बनाया था पानी वाली, पुष्प, लाफिंग फेस, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका लाफिंग फेस, जो एक इसमें स्याही विधि से, ये कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनका ट्रीज, ये भी जो है जल रंग व स्याही के माध्यम से, ये भी कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। वन में लोमड़ी, ये इस किस पर बनाया था, कार्डबोर्ड पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका एक चित्र बहुत काफ़ी, नृत्यरत महिला, ये भी इन्होंने